हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूपी बोर्ड चैनल। ये आप लोगों का बच्चों यूपी बोर्ड के लिए एक चैनल क्रिएट किया गया है, ठीक है, अपनी टीम के द्वारा। और वहां पे आपको जो है बच्चों सारा कुछ जो है क्लास 10 से जो बोर्ड का पेपर आने वाला है उसके लिए तैयारी के लिए खासकर यूपी बोर्ड के लिए जो है चलाया जा रहा है। और जो आपके मॉडल पेपर हैं प्रीवियस ईयर के और जो होने वाले मॉडल पेपर हैं उसी को जो है बेटे साल होकर के यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा आपका माइंड को एनहांस किया जाए, जिससे आप लोग अच्छा क्वेश्चन करके आइए बोर्ड में, ज्यादा परसेंटेज लेके आइए। क्योंकि जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ते रहते हैं, ठीक है, बढ़िया से तैयारी उनकी चलती रहती है लगातार कंटिन्यू, और एक एक पेपर सॉल्व करते रहते हैं। तो देखिए अनसॉल्व पेपर का जो क्वालिटी होता है, देखिएगा एक बात समझिएगा, जो अनसॉल्व पेपर होते हैं, ठीक है, अनसॉल्व पेपर जो बच्चा लगाएगा इसमें कोई ऐसा तो ही नहीं कि हमको कोई पेड प्रमोशन है या ऐसा कुछ है, ऐसा हम तो कुछ जानते भी नहीं है किस किस प्रकाशन का आता है, पता नहीं क्या क्या आता होगा। लेकिन किसी भी प्रकाशन का अगर आप अनसॉल्व पेपर लगाते हैं बच्चे, तो अनसॉल्व पेपर से क्या होता है कि जो इसमें देखा जाता है कि जो 10th और 12th होता है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन बहुत रिपीट करते हैं, क्वेश्चन बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, जैसे इस साल जो क्वेश्चन आया है ना, तो एक आध दो तीन क्वेश्चन पक्का आएगा, छठो, ठीक है, वो तो आएगा सीधे डायरेक्ट आ जाएगा। और बाकी जो क्वेश्चन आएंगे ना उसी पे उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। मतलब आपको एक पैटर्न से बिल्कुल एक हैबिचुअल यूज टू हो चुके होते हैं आप, तो उससे नंबर ज्यादा आते हैं आपके पेपर में। ठीक है, आपको मतलब एक वो बना के चलना होगा, रिदम बना के। और लगातार जो है आपने कुछ जैसे कोई बच्चा 20 पेपर भी अच्छे से सॉल्व कर लेता है, तो उसका बेशक उसका परसेंटेज बहुत बेहतर आएगा। ठीक है, जो बच्चा एक भी नहीं करता उसके तुलना में वो बहुत एडवांस रहेगा। तो चलिए आज हम लोग मॉडल सेट पेपर हल करते हैं क्लास 10th के लिए। ठीक है, इंग्लिश का है, तो हम आपको इंग्लिश ही पढ़ाएंगे यहाँ पे। तो जैसा कि आपको पता है, चलिए देखिएगा, इंस्ट्रक्शन वगैरह पार्ट ए पार्ट बी ग्रामर वगैरह ये आपको रहेगा। तो हम लोग सीधे जो है अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। देखिएगा पार्ट ए पे आ जाते हैं सीधे सीधे, जो कि आपका एक रीडिंग सेक्शन होगा। ठीक है, ये कौन सा सेक्शन होगा बच्चे? रीडिंग सेक्शन होगा, जहां से आपको सीधे क्या कहते हैं, यहाँ से ये फ्री का नंबर है। ठीक है, जो ट्रांसलेशन है रीडिंग सेक्शन है, अगर आपने पहले से मेहनत कर रखा है तो इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए, कहानी खत्म। देखिएगा ये कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, ये कह रहा है कि जो क्वेश्चन है, जो पैसेज है, उसको केयरफुली रीड करिए। ठीक है, केयरफुली रीड करने के बाद बेटा जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी आंसर उसमें फॉलो होता है, उसको आप बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिएगा, आते हैं पहले पैसेज पढ़ते हैं, उसके बाद इसका आंसर किया जाएगा। कह रहा है, वर्क एक्सपेंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीएंस कंप्लीशन। तो कह रहा है बेटा कि काम जितना उतना ही होता है जितना जो है आप सोचते हैं। जैसे एक कंप्लीशन होता है काम को लेकर, कि आपके पास जितना समय बचता है ना, वही आपका अतिरिक्त समय है। जैसे आप मेहनत करते हैं, तो इसी के बारे में ये चीज है कि जितना आपका जितना भी समय वर्क उतना ही बढ़ता चला जाता है। जैसे आपको ये काम करने के लिए टाइम है, वो काम करने के लिए, तो कैसे होता है कि जितना आपका काम है, देखिएगा आगे वाली लाइन पढ़ते हैं, देखिए ये कहीं से उठा के डाल दिया है। तो जब आप पैसेज पढ़ते हो ना, तो आगे वाली लाइन का आपको मतलब समझ में आने लगता है। जैसे देखिए लिखा है, द जनरल रिकॉग्निशन ऑफ दिस फैक्ट इज सोन इन द प्रोवर्बियल फ्रेज। तो भैया प्रोवर्ब मतलब कहावत होता है, कि ये जनरल इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि एक कहावत है कि इट इज द बिजिएस्ट मैन हु हैज टाइम टू स्पेयर। कि मतलब यह एक कहावत है कि जो बिजिएस्ट मैन है, इट इज द बिजिएस्ट मैन हु हैज टाइम टू स्पेयर। यह एक मतलब व्यस्त आदमी होगा जिसके पास कुछ अतिरिक्त समय है, बाकी किसी के पास अतिरिक्त समय नहीं होता। समझिए ये किस हिसाब से कहा जा रहा है। 10 यद्यप, समझिएगा, एन एल्डरली लेडी, कोई अगर बूढ़ी औरत है, ठीक है, उसके लिए काम कैसा हो सकता है, कैन स्पेंड द एंटायर डे राइटिंग अ पोस्ट कार्ड टू हर नीस। मान लो कोई बूढ़ी लेडी हो, ठीक है, उसके लिए एक काम ये हो सकता है कि जैसे वो किसी काम को पूरे दिन, जैसे पोस्ट कार्ड को अपने भतीजी के पास या भतीजे के पास वो पोस्ट कार्ड भेजना चाहती है, तो पूरा दिन उसका जो है वहां पे व्यतीत हो सकता है सिर्फ एक काम में। एन आवर विल बी स्पेंड इन फाइंडिंग द पोस्ट कार्ड, 1 घंटा तो उसे लगेगा पोस्ट कार्ड को ढूंढने में। एनादर हंटिंग फॉर स्पेक्टिकल्स, फिर वो
कुछ देर चश्मा वश्मा ढूंढेगी, हाफ एन आवर तो ले लेगी सर्च करने में एड्रेस वगैरह, ठीक है। उसके बाद एक आध घंटे लग जाएंगे या 45 मिनट लग जाएंगे कंपोजिशन में, 20 मिनट्स लग जाएंगे उसको डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू एक एन अम्ब्रेला, कि जो है वेदर कैसा है, अम्ब्रेला लेके जाया जाए कि नहीं जाया जाए, पिलर बॉक्स तक, ये सब की स्ट्रीट वगैरह की नेक्स्ट स्ट्रीट में, ठीक है। तो ये सारी चीजें सोच लो कि समय ऐसे लग जाए, जो बूढ़ा होगा या ओल्ड लेडी होगा, द टोटल एफर्ट दैट वुड ऑक्युपाई अ बिजी मैन फॉर 3 मिनट्स, ये सारा चीज जो कि एक बिजी मैन होगा वो 3 मिनट में कर सकता है मैक्सिमम, लेकिन वही एक एल्डरली व्यक्ति को कितना टाइम लगेगा, काफी टाइम लग जाएगा, पूरा दिन बीत सकता है उसका। ऑल टोल्ड मे इन दिस फैशन लीव अनदर person completely exhausted after a day of doubt and anxiety and toil, और इस प्रकार से एक व्यक्ति जो होता है, ठीक है, पूरा दिन जैसे एग्जॉस्ट हो गया है, काम करके थका हुआ है, एंग्जाइटी में है, चिंता में है, टॉयल में है, ठीक है, लेकिन वही सोचो एक ही काम का टेंशन पूरा दिन जो है व्यतीत कर देता है एक व्यक्ति को, और वही जो बिजी आदमी होता है उसके लिए 2-4 मिनट की बात होती है काम। तो मतलब समय क्या है, जो अतिरिक्त आपके पास समय मिलता है ना, जो बिजी आदमी होते हैं उन्हीं के पास अतिरिक्त समय होता है, बाकी जो बिजी ने उनके लिए अतिरिक्त समय क्या है, टाइम पास करना है, ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो देखिएगा यहाँ पे, हु इज द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क, कौन ऐसा व्यक्ति है बेटा जिसके पास बहुत ज्यादा समय है काम करने के लिए, तो क्या बिजी मैन के पास नहीं, अ मैन ऑफ लीजर, जो खाली व्यक्ति है, जो फ्री है कि कोई काम से मतलब नहीं है, टाइम पास करना है, तो मैन ऑफ लीजर जो है उसके पास खूब समय है काम करने के लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर, तो भैया जो एक्सप्रेशन था पिलर बॉक्स, खड़ा है नेक्स्ट स्टेट में वहां तक जाना है, तो पिलर बॉक्स का मतलब क्या होता है बेटा, पिलर बॉक्स का मतलब होता है पिलर टाइप का जो पोस्ट बॉक्स होता है ना, वो होता है इसका मतलब, ठीक है। ये मतलब देखे होंगे आप पिलर, अब तो नहीं होता है, अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन पिलर टाइप का पोस्ट बॉक्स पहले रहता था, उसमें लोग पोस्ट कार्ड डाल देते थे, फिर डाकिया इधर से उधर लेके जाते थे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट इन द मीनिंग आई, बेटा आइडल का मतलब होता है आलसी, आइडल का मतलब आलसी, आइडल मतलब मूर्ति भी होता है, आइडल मतलब आपका जो आइडल होता है वो भी होता है आदर्श, तीन मीनिंग होती है, लेकिन आइडियली का मतलब आलसी होता है, और इसका मतलब होगा व्यस्त, बिजी मतलब व्यस्त, ठीक है। अब इसका लेबोरियस भी हो सकता है, ठीक है। आइडल मतलब होता है जो काम करने में जो है बहुत ज्यादा लापरवाही करता हो, बिजी मतलब व्यस्त, इसका जो है अपोजिट हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक देखते हैं क्या क्या कहा जा रहा है, ठीक है, ग्रामर का क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाते हैं, ग्रामर का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है, आराम आराम से बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। देखिएगा, और आप लोग जो है चीजों को देखिए, शेयर करिए, पढ़ते रहिए मन लगा के, और ग्रामर के जो टॉपिक आपने जैसे यहाँ पे आप कर रहे हैं ग्रामर के टॉपिक, तो ये जान लीजिए बच्चा कि जैसे मान लो ये एज सुन एज वाला रूल आ गया, तो एक बार आपने पढ़ लिया ना, ये हमेशा आपके दिमाग में रहेगा, माइंड में रहेगा। आप अगर 2-4 पेपर में ये आ गया ना, तो दिमाग में छप गया, आपको अलग से ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, आपने कहावत सुनी होगी कि जो प्रैक्टिस होता है वो व्यक्ति को क्या बना देता है, परफेक्ट बना देता है किसी काम में। तो आप प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप अगर उन चीजों को नहीं भी याद कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उससे काम हो जाएगा पेपर में। देखिएगा, एज सुन एज आई रीच्ड द स्कूल द बेल, तो भैया जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी क्या है, घंटी बजेगी, द बेल रैंग होगा। क्यों होगा ऐसा, देखिएगा ध्यान से, एज सुन एज के साथ बेटा जैसे ही वाला देखिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा, तो ये रैंग होगा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस जो एज सुन एज ये कामा के पहले वाला फ्रेज रहता है, मतलब वो पार्ट रहता है, वैसे कामा के बाद वाले पार्ट में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं पालना है। उसके बाद बेटा रिपेंट के साथ में हम फॉर का यूज करते हैं, रिपेंट के साथ में प्रीपोजिशन है किसका यूज करते हैं, फॉर का, के लिए पछताना, रिपेंट फॉर, रिपेंट फॉर का मतलब होता है बेटा के लिए पछताना, ठीक है। तो हमेशा याद किए रहना कि कुछ फिक्स प्रीपोजिशन आते हैं पेपर में आपके, फिक्स प्रीपोजिशन आते हैं, और इन फिक्स प्रीपोजिशन के बारे में आप जो है याद कर लीजिएगा, जैसे अवेल ऑफ, रिपेंट फॉर, ठीक है। जैसे कोई नदी में कूदा, इनटू होगा, यहाँ जंप इनटू, तो ऐसे बहुत सारा होता है, जैसे प्रायर टू, इंटीरियर टू, एक्सटीरियर टू, प्रीफर टू, तो ऐसे जो फिक्स प्रीपोजिशन है इनको आप याद करके चलिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है।
देखिए इसमें लिखा है ही हैड टू रिपेंट व्हाट ही हैड डन। वह जरूर पछताएगा जो उसने किया है उस चीज पे। तो क्या होगा, उस चीज के लिए मतलब फॉर लगेगा, रिपेंट फॉर होगा। उसके बाद देखिएगा छठा क्वेश्चन, द गंगा इज अ होली रिवर। जो गंगा है वो एक होली रिवर है। इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करिए। एडजेक्टिव मतलब होता है बेटा विशेषता। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, विशेषता, किसी चीज का विशेषता। ठीक है, किसी चीज की विशेषता अगर आप बताना है तो वहां पे हम एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो गंगा देखिए कह रहा है कि गंगा एक होली रिवर है, पवित्र नदी है। गंगा एक पवित्र नदी है, एक पवित्र नदी है। तो बच्चे बताओ, गंगा एक पवित्र नदी है, तो इसमें गंगा क्या हो गया, गंगा तो नाम हो गया। नाम क्या होता है, नाम नाउन हो गया। नाम अगर है तो क्या हो जाएगा, नेम मतलब नाउन। नेम मतलब नाउन हो गया बेटा। ठीक है, पवित्र नदी, नदी क्या है, नदी भी एक प्रकार का नाउन है, कॉमन नाउन है। नदी क्या है, कॉमन नाउन है। गंगा क्या था, प्रॉपर नाउन था। नदी क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन बेटा ये जो पवित्र है ये इसकी विशेषता है। इस नदी की विशेषता क्या है, ये पवित्र है। आप किसी की विशेषता बता दिए, वही तो एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे विशेषता क्या है नदी की, पवित्र है। तो पवित्र क्या हो जाएगा, पवित्र मतलब होली, प्योर, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो कह रहा है भैया रीअरेंज करिए, जो फॉलोइंग वर्ड्स है ना उनको रीअरेंज करिए और एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकालिए। ठीक है, तो ये भी आएगा आपके पेपर में, इस बात का भी ध्यान रखना कि रीअरेंज करने के लिए आता है। ठीक है, कि इसको रीअरेंज करिए और इसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकालिए। जैसे लिखा है, ही लॉट अ मनी ऑफ बारोड मी फ्रॉम। अब इसको आप अरेंज करिए और ये अरेंज करके आपको दिया है और पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सही होगा। ठीक है, तो आप दिमाग चलाइए। ही अ लॉट ऑफ मनी बारोड फ्रॉम मी नहीं होगा। ही फ्रॉम मी ऐसा नहीं बनता है। ही बारोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी ऐसा बनता है। जो एक निरर्थक ना निकले, जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे, चारों में सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में बेटा क्या लगाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद में जो है हम जो है वर्ब लगाते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा, वर्ब यूज करते हैं। क्या यहाँ पे वर्ब है क्या, नहीं। यहाँ पे वर्ब है क्या, नहीं। यहाँ पे वर्ब है क्या, नहीं। यहाँ पे वर्ब है, जी हाँ यहाँ पे वर्ब है। तो यही वाला आंसर है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यही ना होता है पूरे इंग्लिश का जान जो होती यही होती है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ में वर्ब यहीं पे मिलेगा और तीनों में नहीं मिलेगा, तो यही वाला आंसर होगा। क्लियर, आगे चलें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इस टाइप का प्रश्न आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। तो ऐसा इनमें कौन सा शब्द है जो मिस स्पेल्ड है, अर्थात जिसकी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, ये तभी आएगा जो व्यक्ति या जो बच्चा बुक पढ़ता होगा, रीडिंग कर रहा होगा, थोड़ा थोड़ा स्कूल प्रॉपर जाता होगा। ठीक है, अब देखिए इतना भी आप बड़े नहीं हो गए हो कि स्कूल नहीं जाओगे, सब कुछ बैठ के ऑनलाइन कर लोगे, या फिर लास्ट मोमेंट पे 1 महीने 2 महीने पे पढ़ के पास हो जाओगे, तो उसी टाइप के नंबर भी पाओगे। ठीक है, जो बच्चा डेली जाएगा उसके परसेंटेज में और आपके परसेंटेज में बड़ा फर्क रहेगा। कहीं उनका परसेंटेज 70 है, ठीक है, और 90 है, तुम 70-60 में खेल रहे होगे, उसी में खुश रहोगे, कह रहे 70 आया 80 आया। ठीक है, वो तो 90 और 100 वाले में चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा कौन सा इसमें मिस स्पेल्ड है, बताइएगा। तो देखिए, अचीव की स्पेलिंग सही है बेटा, ACHIEVE। ठीक है, अचीव मतलब प्राप्त करना, अचीव मतलब कोई चीज प्राप्त करना। उसके बाद बेटा रिसीव, रिसीव है, रिसीव का मतलब भी प्राप्त करना होता है कोई चीज, इसकी स्पेलिंग भी सही है। डिसीव का मतलब होता है बेटा धोखा देना, क्या देना, धोखा देना, इसकी भी स्पेलिंग सही है। इसकी भी स्पेलिंग क्या है,
सही है, DECEIVE, और बेटा बिलीव में आई और ई को पलट दिया गया है, यही स्पेलिंग फाल्ट है, BELIEVE होता है, ठीक है। ये जो है ऐसा होना चाहिए था, जैसे IE ऐसे होना चाहिए था, तो EI कर दिया है, ठीक है। तो आपको ये प्राप्त होना, बिलीव मतलब क्या होता है, भरोसा करना, ठीक है। आगे चले, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के बारे में बात कर रहा है कि भैया ये कुछ लाइंस लिखी हैं, इसको पढ़िए और हमको ये जानने की कोशिश करना है एग्जामिनर को कि क्या आप इंग्लिश पढ़ के उसका जो है हिंदी अर्थ बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं, ठीक है। क्या आप उसका मीनिंग अंदर का समझ सकते हैं, कि उसके बाद जैसे मान लो कोई चीज इंग्लिश में लिखा है, तो आप केवल पढ़ना ना जानिए, उस समझना आता है आपको कि नहीं, कि क्या लिखा है, ये आपकी समझ है कि नहीं, ये चीज वो जानना चाहता है, इसलिए आपको ये चीजें देता है, ठीक है। कि एक पैसेज दे देगा और कहेगा, तो देखिए 2 बार पैसेज आ गए हैं, देखिएगा इस वाले पैसेज में कह रहा है, माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वाज 36, ठीक है। देखिए कह रहा है, माई फादर मेरे पिता, द मोस्ट एडोरेबल फादर, बहुत एडोरेबल मतलब होता है बेटा बहुत प्रिय, ना सबसे ज्यादा धरती पे सबसे ज्यादा प्रिय, एडोरेबल, ठीक है, फादर हैं जो मेरे पास हैं, आई हैव एवर सीन जो मेरे पास हमेशा दिखते हैं। उन्होंने डिड नॉट मैरी माई मदर, उन्होंने मेरी माँ से शादी नहीं किया था, कब तक नहीं किया था, अनटिल जब तक कि वो 36 की एज के ना हो गए, ठीक है। 36 मतलब 36 साल के हो गए थे तब उन्होंने मेरी माँ से शादी किया था। सी वॉज 25, मेरी मदर उस समय कितने साल की थी, 25 25 साल की थी। माई सिस्टर, मेरी सिस्टर जिसका नाम है मार्गोट, क्या नाम है, मार्गोट, वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट, जर्मनी का एक शहर है बेटा फ्रैंकफर्ट, वहां पे कह रहा है कि वहां पे कह रही है या कह रहा है कि मेरा जो बहन है उसका नाम है मार्गोट, वो जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई, कब, 1926 में, कब बेटा 1926 में। आई वॉज बॉर्न 12 जून 1929, 1929, कह रहा है कि मैं कब पैदा हुई या पैदा हुआ, 1929 12 जून को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4, मैं फ्रैंड जो है फ्रैंकफर्ट है, जर्मनी का एक सिटी है, वहां कब तक रहा, जब तक मैं 4 साल का था। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, तो भैया कह रहा है कि जो मेरे पापा हैं वो हॉलैंड चले गए, कब, 1933 में। तो एक लड़की है वो बता रही है, ठीक है, ये लड़के की कहानी नहीं है, तुमने पढ़ा है, ये कौन सी है, ये गर्ल है, वो गर्ल जो है बता रही है, सारी कहानी एक्सप्लेन कर रही है। तो भैया कह रहा है कि अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इसी से रिलेटेड हैं, इसको पढ़ के और इसका जो है आंसर करना है, तो देखिएगा, द आथर्स फादर डिड नॉट मैरी अंटिल ही वॉज, कह रहा है कि जो लेखिका हैं उनके पिता ने कब तक शादी नहीं की थी, जब तक वो किस उम्र के हो गए थे, तो अभी आपको पता चला ना, वो 36 के 36 साल के हो गए तब उन्होंने विवाह किया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, द आथर्स फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन, जो आथर के मतलब जो लेखिका है उनके जो पिता थे, इमिग्रेट कर गए बेटा हॉलैंड रहने के लिए जर्मनी से, कब गए, 1933, कब गए, 1933। तो बच्चे इमिग्रेट, इमिग्रे देखो, इमिग्रांट और इमिग्रांट दो शब्द होता है, इमिग्रांट और इमिग्रांट, ये आपको परेशान कर सकता है, तो हम इसको जो है परेशान करने नहीं देंगे, सॉल्यूशन आपको बता देंगे, देखिएगा बेटा, ई फॉर एग्जिट, ई फॉर एग्जिट, ई फॉर एग्जिट, जो अपना कंट्री छोड़ के एग्जिट हो रहा है तो वो इमिग्रांट है, इमिग्रांट है, ठीक है, जो अपना कंट्री छोड़ के एग्जिट हो रहा है वो इमिग्रांट है, EMMIGRANT। और बच्चे जो अपने कंट्री में आ रहा है, इन हो रहा है, क्या हो रहा है, इन हो रहा है, वो इमिग्रांट है, IMMIGRANT, इमिग्रांट, ठीक है। तो आप ई से समझ लीजिएगा एग्जिट, कंट्री छोड़ के जा रहा है, आई से समझ लीजिएगा इन, कंट्री में आ रहा है, ठीक है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ये हमने जैसे सीखा है वैसे आपको सिखा दिए, जिससे आपको हेल्प हो सके, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ये दोनों शब्दों में,
चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 टू 13 चलते हैं। 11 से 13 नंबर वाले प्रश्न क्या कह रहे हैं? ठीक है, आप लोग को दिख तो अच्छे से रहा होगा। ठीक है, दिख अच्छे से रहा होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन चूज करिए। ठीक है, फॉलोइंग आंसर के लिए। तो भैया फॉलोइंग आंसर के लिए करेक्ट ऑप्शन चूज करिए। कह रहा है ऑन द पोडियम, ऑन द पोडियम was first sworn in as second deputy president। तो पोडियम मतलब होता है बेटा मंच। जैसे आप स्कूल वगैरह में पोडियम होता है ना, उसमें बच्चे डांस वांस करते हैं, वहां से कोई चीज कोई बोला जाता है। टीचर जहाँ खड़े होते हैं किसी किसी स्कूल में ऐसे बना होता है पोडियम, वहां से टीचर चिल्लाते हैं, आप नीचे रहते सुनते हैं। तो वही होता है पोडियम। तो जो पोडियम पे कौन से ऐसे पहले डिप्टी प्रेसिडेंट थे, उपराष्ट्रपति थे, जो सेकंड टाइम जो है शपथ ले रहे थे। तो अगर आपने किताब पढ़ी है अपनी इंग्लिश की, तो आपको पता होगा मिस्टर डी क्लर्क। कौन थे? मिस्टर डे क्लर्क। इन्होंने सेकंड टाइम पोडियम से क्या लिया था? डिप्टी प्रेसिडेंट के लिए शपथ लिया था भैया। ठीक है, तो आपको बुक रीडिंग आनी चाहिए। द पोएम वॉज अबाउट अ मदर डक एंड स्वैन। तो भैया एक पोयम जो मदर डक, ठीक है, डक मतलब बतख होता है, जो मदर बतख है उसमें, और स्वान, स्वान क्या होता है आप बताइए? हंस होता है, क्या होता है? उसके बारे में एक कहानी है। तो बताइए उस स्वान से क्या रिलेशन था, यही आपको बताना है। तो अगर आपने कहानी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि स्वान क्या था? पिता था, और डक क्या थी? माता थी। ऐसा कुछ स्टोरी है। ठीक है, तो एक्सक्यूज में, ऐसा कोई स्टोरी है, बच्चे पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या लिखा हुआ है। 30 नंबर पढ़िए जल्दी से। देखिएगा, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा। ठीक है, अपने बचपन, चाइल्डहुड मतलब होता है बेटा बचपन, चाइल्डहुड मतलब बचपन। जैसे कि आप लोगों का चल रहा है, आप लोग एडल्टहुड में आ गए हो धीरे धीरे, चाइल्डहुड कहाँ चल रहा है आपका? तो ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, अपने बचपन में गोवा में, द बेकर यूज्ड टू बी, द बेकर यूज्ड टू बी फ्रेंड, कंपेनियन एंड, कंपेनियन एंड गाइड। जो बेकर था बेटा, ठीक है, वह हमारा दोस्त था, हमारा कंपेनियन था, साथी था, और हमारा गाइड भी था। ठीक है, बेकर तीन चीज था, कंपेनियन था, फ्रेंड था, और हमारा गाइड भी था। ठीक है, गोवा में। तो ये स्टोरी है, उस स्टोरी का ये जो है काट के यहाँ पे जो है आपको तो बड़ा इजी हो जाता है। अगर आपने एक बार स्टोरी पढ़ी है तो आप गलती तो कर ही नहीं सकते, इट इज इम्पॉसिबल। बहुत ही मतलब एकदम ही कमजोर बच्चा होगा, इसको कुछ ना आता होगा, वही गलती करेगा। क्योंकि एक बार कहानी 10 15 20 मिनट आपने पढ़ ली, फिर आपके माइंड में वो चीजें चल रही हैं कंटिन्यू, तो गलत कैसे होगा यार? गलत होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 15 है। कह रहा है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, आप जो है इसको एक्सट्रैक्ट करिए और करेक्ट ऑप्शन चूज करिए और फॉलोइंग आंसर दीजिए। तो ये भैया बुक का है। ठीक है, और ये तभी आता है जब आपने बुक थोड़ा पढ़ा हो। अगर आप बुक नहीं पढ़ते हैं तो आपको ये चीज तो नहीं बनने वाली है। इंटर वालों को भी कहते हैं, हाई स्कूल वालों को भी कह रहे हैं कि अगर आप जो है पोएम्स नहीं पढ़े हैं, जो सेंट्रल आइडिया वगैरह पूछता है, तो आपसे नहीं बनेगा। या आपने कहानी नहीं पढ़ी है तो वहाँ क्वेश्चन क्या कर पाएंगे? और इसमें कौन सा नियम चलेगा? ग्रामर तो आपको पढ़ाया जा सकता है, पोयम और स्टोरी भी आपको पढ़ाई जाती है, तो पढ़ा करिए। ठीक है, जो पहले से पढ़ेगा उसी को आएगा। देखिएगा, he stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet white in his quiet rays। ठीक है, तो ये एक पोएम टाइप की है। कह रहा है कि वह स्टैक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। तो बेटा जो टाइगर वगैरह होता है ना, उसके बारे में बात कर रहा है। तो जो उसका स्ट्रिप्स होते हैं ना, टाइगर के पंजे होते हैं, वैसे सॉफ्ट टाइप के विविड होते हैं। ठीक है, और कुछ स्टेप वो जो है, केज मतलब पिंजड़े में चलता है अपने पैर पे वेलवेट क्वाइट, और बड़े शांत तरीके से, लेकिन वो अंदर जो है ना, उसके गुस्सा भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है उस टाइगर के।
ठीक है, ये टाइगर वाले चैप्टर में से है। तो कह रहा है हु इज द पोएट ऑफ पोएम फ्रॉम विच अबाउट स्टैंजा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। मतलब ये स्टैंजा पोएम का एक जो है छोटा सा पार्ट स्टैंजा बोला जाता है। ये स्टैंजा कहाँ से लिया गया है और यह किस पोएम जो है किसने इसको आथर कौन है, तो भैया इसकी आथर है लेस्ले नोरिस। क्या नाम है इनका, लेस्ली नोरिस। और ये पोयम जो है, पोयम का नाम व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोयम, तो आपको पता है टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू इसका टाइटल है, ठीक है, टाइगर इन द जू। तो ये इसका टाइटल है और ये इसका स्टैंजा है। तो आपने पढ़ा होगा तो बता लेंगे, नहीं पढ़ा होगा तो आप यहाँ पे परेशान हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो नहीं पढ़ा है तो उसके लिए हम लोग है ना, जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा, ठीक है, यही स्टैंजा। देखिए सेम चीजें रिपीट होती हैं, हमने आपसे बता दिया है कि सेम चीजें क्या होती हैं, रिपीट होती हैं, बार बार वही चीजें आएंगी। और अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो कर ले जाएंगे, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, परेशान हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप करेक्ट ऑप्शन का यूज करिए आंसर देने के लिए फॉलोइंग क्वेश्चन का। तो ठीक है, देखिएगा। हरी सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक। हरी सिंह को ही नहीं पता था कैसे खाना पकाते थे। बट टोल्ड दैट, लेकिन उसने कहा ही कुड कुक, कि वह खाना पका लेगा। बिकॉज बिकॉज ही वांटेड सम प्लेस टू स्लीप फॉर अ नाइट, क्योंकि उसको क्या था, उसको जरूरत थी एक प्लेस पे, एक स्थान पे सोने की, ठीक है, एक रात उसको सोना था, एक स्थान पे सोने की जगह चाहिए थी। तो इसलिए उसने कहा कि वो खाना पका लेगा। तो ये जो है आप क्वेश्चन आंसर जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा हरि सिंह वाली कहानी। आगे देखिएगा। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग द डॉक्टर, तो जैसे डॉग का ट्रीटमेंट करते समय डॉक्टर ने क्या किया, ये कौन सी कहानी है, ये आप कमेंट करके बताइए। केप्ट एन आई ऑन द डॉग, डॉग पे केप्ट एन आई का मतलब होता है बेटा नजर रखना। केप्ट एन आई ऑन का मतलब होता है नजर रखा, किस पे नजर रखा, डॉग पे। गिविंग हिम नो फूड, उसको खाना नहीं दिया, बट थोड़ा सा, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन थोड़ा सा पानी उसको दिया कुत्ते को। इलाज करते समय डॉक्टर ने क्या किया कि जो कुत्ता था उस पे निगाह रखी, उसको खाना नहीं दिया, लेकिन उसको थोड़ा सा पानी दिया पीने के लिए। ठीक है, आगे आइए। ए ब्राइड्स मदर गिफ्टेड हिम अ बुक एंटाइटल्ड, जो एब्राइड्स की मम्मी थी, मदर थी, उन्होंने गिफ्ट किया उसे एक किताब, जो किस नाम से थी, इंटाइटल्ड मतलब किस नाम से वो किताब थी, टाइटल क्या था उसका, तो टाइटल था बेटा द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। टाइटल क्या था किताब का, जो एब्राइट की माँ ने उसे दिया था, उस किताब का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। 19 और 20 में आपको यही बताना। तो देखिएगा, माटिल्दा borrowed a necklace for a real diamond but returned a necklace of artificial diamond। ठीक है, देखिए भैया ये कहना चाह रहा है कि जो माटिल्दा है, माटिल्दा क्या किया, एक नेकलेस लिया आर्टिफिशियल डायमंड का, और उसने जो है रिटर्न क्या किया, बदले में रिटर्न किया एक नेकलेस ऑफ रियल डायमंड। रियल डायमंड को उसने क्या किया, बदले में दे दिया। तो ये माटिल्दा वाली कहानी है बच्चे। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो ये डी वाला करेक्ट है कि माटिल्दा बारोड नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड। ठीक है, एक आर्टिफिशियल डायमंड का नेकलेस लिया, लेकिन उन्हें बदले में रिटर्न क्या किया, रियल डायमंड का नेकलेस रिटर्न कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। नंबरदार रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, नंबरदार रामलाल जो थे उनके 7 चिल्ड्रन थे, उनमें से क्या था कि 4 बेटे थे और 3 डॉटर्स थी, 4 सन एंड 3 डॉटर्स, 4 बेटे थे और 3 बेटियां थी। ठीक है, तो चलिए बच्चे आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए दूसरा रीडिंग सेक्शन फिर से यहाँ से आ गया है। आप इसको रीड करेंगे और थोड़ा अलग देखिए उसने आपके जो है
स्टेप बढ़ा दिए हैं रीडिंग के, कि जैसे आप थोड़ा सा समझ आपकी बढ़ सके। आप देख रहे हैं क्लास 10th में जैसे कि पेपर बना हुआ है, इसी टाइप का आपका पेपर आएगा। और रीडिंग सेक्शन बहुत ज्यादा होगा, जिसको पैसेज आता रहेगा उसका नंबर ज्यादा आएगा। जो पैसेज सॉल्व कर रहा है वो 15-20 नंबर की एज मार देगा दूसरों से। बाकी लोग लगाते रह जाएंगे, वो 3-4 आराम से उसके प्रश्न, मतलब कि 10 से 15 प्रश्न बड़े इजीली बन जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आप लोग पैसेज पे प्रैक्टिस करते रहिए, डेली का डेली प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ पे आपको जो सिखाया जा रहा है, जो आप घर पे कर रहे हैं, पर डे का पर डे प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए देखिए, ये क्या रीडिंग करना है। अ पुअर वुमन वंस कम टू बुद्धा टू आस्क हिम वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ। एक गरीब औरत जो थी, वो बुद्ध के पास आई और उसने कहा कि कोई ऐसी दवाई दे दीजिए महाराज, जिससे क्या हो जाए कि मेरा जो डेड चाइल्ड है, मरा हुआ बच्चा है, वह जीवित हो जाए। ठीक है। तो द होली मैन टच्ड बाय द ग्रेट सारो ऑफ द वुमेन। जो होली मैन अर्थात बुद्धा को कहा जा रहा है, पवित्र आदमी, उन्होंने टच किया, जो है उसके छुआ, किसको, दुखी औरत को छू के कहा कि टोल्ड हर दैट देयर वाज ओनली वन मेडिसिन विच कुड रिवाइव हर सन। कि एक ऐसी दवा है जो तुम्हारे पुत्र को फिर से क्या कर सकती है, जीवित कर सकती है, रिवाइव कर सकती है। He bade her bring him a handful of mustard seed from a house where death had never entered. उन्होंने कहा कि जाओ एक मुट्ठी, उन्होंने उनसे कहा, बेड आज्ञा दिया या उनसे उनको सलाह दी कि जाइए एक मुट्ठी, हैंडफुल मतलब होता है एक मुट्ठी, मस्टर्ड सीड, सरसों के दाने ले आइए, ऐसे घर से, हाउस वेयर जहां डेथ नेवर इंटर्ड, जहां आज तक किसी की मौत ना हुई हो। ठीक है। बुद्धा ने कहा उस औरत को कि जाइए, एक मेडिसिन है जिससे इनको जीवित किया जा सकता है, कि आप किसी ऐसे घर में जाइए, एक मुट्ठी सरसों ले आइए दाने, जहां किसी की मौत ना हुई हो। द सारोइंग मदर वेंट फ्रॉम डोर टू डोर। जो सारोइंग मतलब दुखी माता थी उस बच्चे की, वो एक घर से दूसरे घर, डोर टू डोर का मतलब एक घर से दूसरे दरवाजे पे जाने लगी, एक दरवाजे से दूसरे, टू सीकिंग द मस्टर्ड सीड्स। ठीक है, मस्टर्ड सरसों के दाने ढूंढने के लिए। बट एवरी डोर सी मेट विथ सैड रिप्लाईज। लेकिन जैसे ही वो सबके घर के सामने डोर टू डोर जाती थी, तो उनको एक सैड रिप्लाई मिलती थी कि भैया यहाँ तो हमारे पिता की, हमारे माता की, हमारे भाई की या बच्चे की, किसी ना किसी की मौत हो चुकी है पहले। ठीक है। वन सेड, एक ने कहा, आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड। किसी ने कहा कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है। दूसरे ने, अनादर सेड, कहा आवर यंगेस्ट चाइल्ड डाइड, कि मेरा छोटा बच्चा मर गया लास्ट ईयर। सी रिटर्न विद हैवी हर्ट टू द टीचर। वो जो है भरे हुए, हैवी हर्ट का मतलब होता है बेटा भरे हुए मन से आई, टीचर मतलब बुद्ध के पास। हु टोल्ड हर टेंडरली दैट, जिन्होंने टेंडरली मतलब मार्मिक स्वभाव से बोला था, सी मस्ट नॉट थिंक मच ऑफ हर ओन ग्रीफ, कि उसे अपने ग्रीफ पे बहुत ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। सिंस सारो एंड डेथ आर कॉमन टू ऑल, कि जो दुख और सुख होता है बेटा, ठीक है, किसी की मौत होती है, किसी कुछ होता है, और फिर किसी को सुख मिलता है, ये सबके लिए कॉमन है। अगर आप धरती पे आए हैं तो आपका मृत्यु तय है बच्चे, आज नहीं तो कल मरेंगे। ठीक है। अगर कोई ऐसा सोच ले कि नहीं हम मरेंगे ही नहीं, तो उससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डिड द पुअर वुमन गो टू बुद्धा। जो पुअर वुमन थी, वो बुद्धा के पास क्यों गई थी? क्योंकि सी वेंट टू मीट बुद्धा टू ब्रिंग हर डेड सन बैक टू लाइफ, जिससे कि बुद्धा जो है उसके मरे हुए पुत्र को फिर से जीवित कर दें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी देखिएगा, व्हाट डिड द होली मैन टेल हर। जो होली मैन मतलब बुद्धा ने उससे क्या कहा? द होली मैन बुद्धा टोल्ड दैट, उन्होंने कहा, सी शुड बिलीव इन द फेथ ऑफ गॉड, उन्हें भगवान पे भरोसा रखना होगा। लॉर्ड बुद्धा टोल्ड किशा गौतमी दैट, उन्होंने किशा गौतमी से कहा कि लाइफ ऑफ मोर्टल इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ। जो जिंदगी है बेटा, जिंदगी के जो परेशानियां हैं, सुख दुख हैं, इससे जिंदगी भरी हुई है। दोज हु आर बॉर्न कैन नॉट इवेट डेथ, जो पैदा हुआ है
वो कभी भी मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। एज राइप फ्रूट्स आर इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे पका हुआ फल गिरने का डर होता है, वैसे ही सो मोर्टल्स आर ऑलवेज इन डेंजरस शेडो ऑफ डेथ। तो वैसे ही जैसे पका फल गिर जाता है, वैसे ही जो जीवित हैं वो कभी ना कभी डेथ रूपी फल के रूप में गिर जाएंगे और मर जाएंगे। ठीक है, तो भैया बुद्धा की टीचिंग थी। चलिए क्वेश्चन नंबर सी भी, अच्छा सी भी है, देखो। व्हाट वर द सैड रिप्लाईज दैट पीपल गेव हर, किस प्रकार के सैड रिप्लाईज जो थे वह जो है लोगों के द्वारा दिए गए। तो व्हेन पुअर किसा गौतमी, जब किसा गौतमी एक घर से डोर टू डोर जाने लगी, हाउस टू हाउस टू टेक अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड, पीपल पीटिएट हर एंड सेड। तो लोगों ने पीटिएट का मतलब होता है दयापूर्ण भाव से उसे देखा और कहा, हियर इज मस्टर्ड सीड, यहाँ पर मस्टर्ड के दाने हैं, टेक इट, ले जाओ। बट व्हेन शी आस्क्ड, लेकिन जैसे उसने कहा, डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या आपके फैमिली में डॉटर, मदर, सिस्टर, कोई मृत्यु किसी की हुई है? दे गिव द सैड आंसर एलास, उन्होंने क्या कैसा उत्तर दिया? सैड आंसर दिया। एलास मतलब बेटा, एलास एक वो है, इंटरजेक्शन है, यूज किया जाता है। द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मेनी, कि जिंदा तो कुछ ही हैं लेकिन मरे तो बहुत हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर डी क्या है? क्वेश्चन नंबर डी है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन सॉफ्टली। सॉफ्टली का मतलब क्या है इस पैसेज में? सॉफ्टली का मतलब इस पैसेज में एक वर्ड यूज किया गया है, टेंडरली। टेंडरली का मतलब होता है जेंटली, सॉफ्टली। ठीक है, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए बेटा, अब राइटिंग का सेक्शन आता है आपका। ठीक है, राइटिंग का सेक्शन आता है, और राइटिंग के सेक्शन में क्या दिया गया है ये आप देखिएगा, उसके बाद बताइएगा। राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर, अपने एल्डर ब्रदर को एक लेटर जो है राइट करिए, और रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 10,000 रुपीज, अपने ब्रदर से कहिए कि एक लेटर लिखिए और उनसे कहिए 10,000 रुपए आपको भेज दें, टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, जिससे आप कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकें। ठीक है, किस दुनिया में जी रहा है जी, 10,000 में कौन सा तैयारी होता है? ठीक है, पुराना रहा होगा। हम नए वाले में तो 10 लाख पहुंचा देते हैं, 10,000 तो आपसे फॉर्म भराने के लिए लेते हैं, और उसके बाद वैकेंसी तारीख पे तारीख होगी। चलो देखो, राइटिंग लेटर में चलते हैं, ये वाला। अब देखिए आपको कैसे इसका आंसर लिखना है, जो लेटर राइटिंग होती है उसका करने का तरीका क्या होता है, थोड़ा सा जो तरीका होता है वही आपको आना चाहिए, बाकी तो सब बच्चे एक जैसा है, रटना नहीं है, रट्टा मार नहीं करना है। तरीका सीख लीजिए, कैसे क्या ऊपर लिखा जाएगा, नीचे क्या लिखा जाएगा। बीच का पार्ट ट्रांसलेशन से आप बना लीजिए। ठीक है, ट्रांसलेशन आप पढ़िए अच्छे से, टेंस अच्छे से पढ़िए, वॉइस पढ़िए, नरेशन पढ़िए, और थोड़ा बहुत और ट्रांसलेशन अच्छे से पढ़िए। ट्रांसलेशन जिसका मेंटेन रहेगा उसको 12th तक इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जिसको ट्रांसलेशन में दिक्कत है उसको हर जगह दिक्कत है, कहीं उसको आंसर राइटिंग करने में दिक्कत आएगी, कहीं उसको ये क्या नाम है इसका, लेटर राइटिंग में दिक्कत आएगी, कहीं कुछ दिक्कत आएगी, परेशान ही रहेगा। तो इसलिए ट्रांसलेशन जो है बहुत मस्ट है बेटा, उसको जो है आप बनाते रहिए। आज हम आपको एक एचडब्ल्यू देंगे लास्ट में, वो सुन के जाइएगा, आज काम करके आइएगा वो। ठीक है, भले हम आपको वहां आके ऑफलाइन नहीं चेक कर पा रहे हैं, लेकिन करिएगा जरूर। जिस बच्चे को अच्छा नंबर चाहिए बोर्ड में, वो जो काम दिया जाएगा उसको करके रखिएगा। जब आप 95% के ऊपर पाएंगे तो यहाँ आपको बुलाया जाएगा, और आप जरूर बताइएगा कि हाँ हमने कैसे एचडब्ल्यू किया था कि नहीं। वही बच्चा पाएगा जो काम करता रहता है, प्रॉपर जो है पढ़ता रहता है। देखिएगा यहाँ पे आंसर कैसे लिखेंगे आप, पहले पता डालेंगे, 56 एग्जीबिशन रोड, पटना बिहार, कुछ और डाल दीजिए। ठीक है, 18 नवंबर 2022, कुछ भी डाल दीजिए, जो भी आपका पता रहेगा वो ऐसा यहाँ पे लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे डाला जाएगा। उसके बाद डियर ब्रदर, जिसको आप लिख रहे हैं उसको डियर ब्रदर, डियर सर, जो भी रहेगा, जिस चीज के लिए लेटर राइटिंग रहेगा, उसके बाद कामा लगाइए। फिर यहाँ से एक अच्छी सी लाइन जो है, जो कहते हैं, जैसे आप स्टार्ट करते हैं उससे पहले, आई होप एवरीथिंग विल बी ग्रेट ऑन योर पार्ट, जैसे आप हिंदी में लिखते हो कि मैं जानता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप कुशल मंगल होंगे, ऐसे ही हर भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, कि आई होप एवरीथिंग विल बी ग्रेट ऑन योर पार्ट, यू मस्ट बी हेल एंड हर्टी एंड एंजॉयिंग योर वैकेशन, कि मतलब मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तरफ सब कुशल मंगल है, आप खुश दिल हैं, खुशनुमा हैं, अपने वैकेशन को क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। आई एम आई एम ऑल्सो वर्किंग हार्ड ऑन माई पार्ट इन एकेडमिक्स, और मैं ऐसे ही अपने जीवन के एकेडमिक्स वाले पार्ट में बिजी हूँ, और वहां पे क्या हूँ, व्यस्त हूँ।
तो फिर ये कह रहा है माई स्कूल क्लासेस आर आल्सो गोइंग वेल, जो मेरी स्कूल की क्लासेस हैं अपने बड़े भाई को बता रहा है कि गोइंग वेल, बहुत अच्छी चल रही हैं। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई मिड टर्म्स एग्जाम्स एंड आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट। मैं अभी जस्ट ही हमने मिड टर्म्स के एग्जाम्स दिए हैं और मैं अपने रिजल्ट की वेट कर रहा हूँ। ठीक है। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू प्राइमरली बिकॉज, मैं इसलिए आपको ये लेटर लिखा हूं क्योंकि आई अर्जेंटली नीड 10,000 रुपीज टू परचेज सम टेक्स्ट बुक। मुझको 10,000 रुपए की जरूरत है जिससे मैं कुछ क्या कर सकूं, कुछ टेक्स्ट बुक्स को परचेज कर सकूं। ठीक है। गाइड्स एंड अदर स्टडी मटेरियल्स, जिससे गाइड्स लेना है, कुछ अदर स्टडी मटेरियल लेना है। एक्सपेडाइटिंग प्रिपरेशन फॉर माय अपकमिंग आईआईटी जेई एग्जामिनेशन दिस ईयर, जिससे मैं आईआईटी जेई का जो एग्जाम है मेरा इस साल का उसको मैं दे सकूं। सिंस दिस एग्जाम इज वेरी कम्पिटिटिव एंड मेरिट लिस्ट डिमांड्स एक्सीलेंट मार्क्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एग्जाम जो है बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव है, बहुत ज्यादा इसमें कंपटीशन है। अब बहुत ज्यादा जो है मेरिट लिस्ट में या एक्सीलेंट की डिमांड्स होती है कि लगभग 75% से ऊपर जिसके मार्क रहेंगे वही होगा। 4 सब्जेक्ट नीड टू बाय सम स्टैंडर्ड गाइड्स, जिससे मुझको कुछ स्टैंडर्ड किताबें चाहिए होंगी, सब्जेक्ट बुक चाहिए होंगे, कुछ रिलेटेड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कुछ लिख सकते हैं आप जोड़ जाड़ के उसमें। आई आल्सो नीड मनी टू पे माई हॉस्टल रेंट 4,000, और मुझको कुछ हॉस्टल रेंट वगैरह अपना देना है 4,000 के आसपास। विच माई आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस 2 months एंड आल्सो द नीड अदर सैनिटरी एक्सपेंसेस। तो कह रहा भैया कि ये जो है मेरे जो पिछले 2 महीने के एक्सपेंसेस थे, आल्सो नीड टू सैनिटरी एक्सपेंसेस, कुछ और एक्सपेंसेस हैं मेरे, ठीक है, सैनिटरी एक्सपेंसेस हैं, तो इन सब के लिए उसको 10,000 रुपए चाहिए। आप कुछ भी कहानी लिख सकते हैं, इतना लंबा नहीं लिखिएगा, 3-4 लाइन लिख दीजिएगा, पूरा नंबर मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है आपको। और लास्ट लाइन, आई होप यू विल रियलाइज द अर्जेंसी एंड सेंड मी द रिक्वेस्टेड अमाउंट ऑफ एज सुन एज पॉसिबल। आपको, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं, आप जो है इस मेरी अर्जेंसी को, इस बात को, अर्जेंसी मतलब होता है उत्सुकता को या कहे हुए उत्कंठा को समझेंगे, और आप जो है जल्दी से जल्दी ये जैसे ही पॉसिबल हो सकेगा मुझे अमाउंट दे देंगे। ठीक है। विद बेस्ट ऑफ रिगार्ड्स, ऐसे योर यंगर ब्रदर सुनील। ठीक है, या कुछ भी लिख सकते हो, XYZ 2345 कुछ लिख दीजिए जो आपका नाम हो। आगे देखिए। अब देखिए दूसरा है, एक लेटर राइटिंग है, क्या है लिखिएगा, ये वाला पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, लिखा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग टू मेक योर लाइब्रेरी एक्टिव विच इज ऑलमोस्ट डेड। अपने जो है एक प्रिंसिपल को जो है एक लेटर लिखिए और उनको बताइए कि जो आपकी लाइब्रेरी है वो मेक योर लाइब्रेरी, क्योंकि एक्टिव लाइब्रेरी को फिर से जो है सक्रिय करिए, जो कि डेट पड़ी हुई है, वहां पे ना बुक है ना कुछ है, मतलब लाइब्रेरी खत्म हो गई है। तो देखिए फिर से वैसे लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल मारवाड़ कॉलेज, कुछ हो, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो भी हो आपका, ठीक है, पता लिखेंगे। उसके बाद में जयपुर, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे बेटा, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट जरूर लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखने से आपका कुछ नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता है। देखिएगा, नीड या अर्जेंसी टू इम्प्रूव द लाइब्रेरी स्टॉक एंड वर्किंग ऑफ द लाइब्रेरी। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हैं कि इम्प्रूव, जो प्रश्न है वही यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट है। फिर रिस्पेक्टेड सर, आई टेक द लिबर्टी to draw your kind attention to the urgent need for improvement in the overall functioning of our college library। कि मतलब ये अटेंशन लेना चाहता है, कह रहा है कि आई टेक द लाइबर्टी, मैं मतलब ये लाइबर्टी है, उत्तरदायित्व है किसकी, आपका जो है, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ इस उत्तरदायिता पे कि जो है जो सुधार करिए ओवरऑल फंक्शन पे, जो कॉलेज की लाइब्रेरी है उसके फंक्शन पे क्या करिए, सुधार करिए ओवरऑल, क्योंकि वो क्या हो गई है, डेड हो गई है, काम नहीं कर रही है। तो उसके बाद फिर आवर कॉलेज लाइब्रेरीज लिखे, आवर कॉलेज लाइब्रेरीज वो फुल रनिंग सॉर्ट ऑफ लिस्ट लेटेस्ट बुक्स ऑन वेरियस ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो मतलब जो अपनी कॉलेज की क्या कहते हैं लाइब्रेरी है, वो क्या हो चुकी है, वो फुल हो चुकी है, मतलब वो घिस पिट चुकी है, पुरानी चीजें उसमें रखी हुई हैं, नई चीजें, जो नई किताबें हैं लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस की, वो सब लैक ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी फैसिलिटी, कि मतलब उनमें कोई डिजिटल लाइब्रेरी जैसी कोई फैसिलिटी नहीं है, और इन सब किताबों की भी कमी है। फिर देखिएगा, तो ऐसे आपको लिखना है यहाँ पे, जैसे विच नीड्स टू बी स्टार्टेड कंसीडरिंग इट इम्पोर्टेंस एंड अर्जेंसी। ठीक है, तो आप देखिए इतना बड़ा नहीं लिखेंगे बच्चे, ठीक है, इतना बड़ा आपको नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि 10th का स्टैंडर्ड 10th का होता है। तो आप जैसे
कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी कहानी बना के लिख दीजिएगा, जैसे आप अपने ऊपर रख के लिखिएगा। ये आपको समझना है कि जैसे मैं खुद लिखूंगा तो लेटर कैसे लिखूंगा, जैसे आपको खुद हिंदी में लिखना हो, जो भाषा आपको आती है, तो आप कैसे लिखेंगे, तो उसी टाइप से आप इसको ट्रांसलेट करके लिखिएगा। लास्ट में ये जरूर लिखिएगा, वी ऑल शैल बी ग्रेटफुल फॉर योर काइंड, क्योंकि जो बेटा जो लेटर वगैरह होता है ना, उसमें थोड़ी जो भाषा होती है ना, सॉफ्ट रखनी पड़ती है। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर इम्पोर्टेंट इम्प्रोम्प्टू रिस्पॉन्स, मतलब उम्मीद करते हैं कि आप जो है त्वरित, इम्प्रोम्प्टू मतलब त्वरित रिस्पॉन्स के लिए हम लोग उम्मीद करते हैं। फिर लास्ट में देखिए ये सब थैंकिंग यू विल बेस्ट ऑफ रिगार्ड्स, ये सब ठीक है, नाम वगैरह ये सब तो अच्छे से लिखिएगा इसको। तो यही सब मेन होता है कि जो लेटर राइटिंग देखते हैं तो समझ जाते हैं कि क्या कर रहा है बच्चा। चलिए देखिएगा, राइट अ रिपोर्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। तो भैया आपको जो है, जो ट्री होता है, पेड़ होते हैं, उनके इम्पोर्टेंस पे 80 से 100 शब्दों का एक निबंध टाइप का लिखना है। ठीक है, तो देखिए कैसा निबंध होगा। रिपोर्ट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, तो जैसे आप रिपोर्ट करिए कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री क्या है, तो देखिएगा, ट्री आर वाइटल फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी इन्वायरमेंट, आपको पता ही है ट्री की वजह से हेल्दी इन्वायरमेंट होता है, एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल लिविंग बींग्स। जितने देखिए पेड़ पौधे जो होते हैं ना, वो हेल्दी इन्वायरमेंट मेंटेन करते हैं, और जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी जीवित चीजें हैं, उनके लिए क्या होता है, उनके लिए क्वालिटी इंप्रूवमेंट, मतलब उनके जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है ना, वो इससे इंप्रूव होती है। दे आर एन इसेंशियल एंड वैल्यूएबल रिसोर्स दैट मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स एंड द प्लेनेट एज अ होल। तो कह रहा है भैया कि जितने भी इसेंशियल और वैल्यूएबल रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं, ठीक है, बहुत जरूरी हैं, बड़े ही वो मतलब उनकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है, उन सब का प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, संरक्षण, और ये सब चीजों के लिए पेड़ों का होना अति आवश्यक है इस धरा पर, इस धरती पर, इस संसार। आगे देखिए, ट्रीज प्ले अ वाइटल रोल इन अर्थ इकोसिस्टम, अर्थ का इकोसिस्टम बनाने में बड़ा ही वाइटल रोल, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फाउंडेशन फॉर अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड इन्वायरमेंट, ये एक बैलेंस्ड इन्वायरमेंट बनाते हैं। ठीक है, नॉट ओनली डू दे कंट्रीब्यूट टू एयर एंड वाटर क्वालिटी, जैसे एयर और वाटर क्वालिटी तो सुधरेगी ही इससे, उसके साथ में प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन भी ठीक होगा। ठीक है, जैसे मृदा संरक्षण क्षरण होता है तो वो भी ठीक होगा। एंड जेनरेट ऑक्सीजन फॉर ऑल लिविंग बींग्स, जितने लोग हैं, जितने जीवित चीजें हैं, उनके लिए ऑक्सीजन जो है जनरेट करते हैं, बट दे आल्सो एब्जॉर्ब, और साथ में CO2 एब्जॉर्ब भी करते हैं लोग फोटोसिंथेसिस करके। तो ये सब जो है एक ट्री के फायदे हो सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, हाउएवर द ग्लोबल रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जैसे ग्लोबल रेट क्या है डिफॉरेस्टेशन की, अलार्मिंग है, बहुत ज्यादा चिंतन चिंतन देने वाली बात है, चिंता करने वाली बात है। जैसे कि एस्टिमेट 9 बिलियन ट्रीज जो है बीइंग कट हो गए हैं, लॉस्ट हो गए हैं, हर साल 9 बिलियन ट्रीज कट या गायब हो जाते हैं, काट दिए जाते हैं या फिर गायब हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कहाँ जा रहे हैं। दिस इज इक्विवेलेंट टू कटिंग द एंटायर फॉरेस्ट एवरी 3 days, यह तो इतना है कि जैसे एक पूरे फॉरेस्ट को जो है 3 दिन में काट के साफ कर दिया जाए, पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए, और एक जगह से उसका रेशियो मतलब तुलना की जाए, कंपेयर किया जाए, तो ये हाल है। The loss of trees can not only adversely impact our environment, मतलब जो ट्रीज का जो नुकसान होता है बेटा, वो केवल इन्वायरमेंट पे नहीं होता है, बट आल्सो अफेक्ट ह्यूमंस लाइफ, हमारे जिंदगियों पे भी पड़ता है। जैसे प्रोवाइड अस विद इसेंशियल प्रोडक्ट्स सच एज फूड, जैसे इसेंशियल प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे खाना हो गया, तेल हो गया, वाटर, मेडिसिन वगैरह हो गई, तो इन सब के लिए भी हम लोग पेड़ों पे काफी ज्यादा डिपेंड हैं। ट्रीज सर्व एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ मेनी इंडस्ट्रीज फ्यूल, बहुत सारे ऐसे जो है पेड़ पौधे की वजह से बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जिनको जो है ईंधन उनको ट्री से ही मिलता है, सच है, जैसे पेट्रो हो गया, डीजल हो गया, LPG हो गया, ठीक है, CNG वगैरह, ये सारे कुछ कहीं ना कहीं जो है बायो प्रोडक्ट हैं, और ये कहाँ से आते हैं, ये प्लांट से या ट्री से आते हैं। इट इज क्रूशियल दैट, यह बड़ा ही क्रूशियल है, ठीक है, take immediate remedial and preventive action to conserve and protect our forest as they are precious and valuable resource for both and planet and humanity। ठीक है, उसी बात को घुमा के बोल दिया है कि बड़ा एक क्रूशियल है कि जल्दी से इमीडिएट त्वरित एक्शन लीजिए, प्रिवेंट करिए, रक्षा करिए, कंजर्व करिए, संरक्षण करिए, प्रोटेक्ट करिए, सुरक्षा दीजिए जंगलों को। ठीक है, क्योंकि ये बहुमूल्य चीजें हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए और इस प्लेनेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, उसके बाद देखिए, अब ये वाला राइट एन आर्टिकल आना पब्लिक पार्क। ठीक है, पब्लिक पार्क के ऊपर आपको एक आर्टिकल लिखना है, और ये आपको जो है हम थोड़ा सा हिंट दे दे रहे हैं, आपको SW दे दे रहे हैं, आप इसको जरूर बना के आइएगा।
इसको जो है आप जरूर बनाइएगा। देखिएगा, जिसमें हिंट क्या रहेगा आपका, जैसे नीड ऑफ पार्क्स इन सिटीज, क्या जरूरत है पार्क्स की, ठीक है। पार्क्स इन आवर सिटी, अपने शहर में कैसे कैसे पार्क्स हैं। द बेस्ट पार्क ऑफ आवर सिटी, सबसे अच्छा पार्क कौन सा है अपने शहर का। और इसके फीचर क्या हैं, क्या वहां पे जो है खेलने के लिए बना है कुछ सामान वगैरह, मतलब कैसे कैसे चीजें हैं, क्या वाटर भी है, क्या क्या रिसोर्स। इट्स फीचर, इसके फीचर क्या क्या है, सब लिखना है, दो बार हो गया। और आपका ओपिनियन क्या है, ठीक है, और आपका उस पार्क के बारे में क्या ओपिनियन है, ठीक है। तो ये पब्लिक पार्क के बारे में आप लिख सकते हैं। वहां से आ जाइए फिर ग्रामर सेक्शन पे, ठीक है, ग्रामर सेक्शन जो कि आपका सेक्शन सी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिएगा, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग, देखिए इनडायरेक्ट स्पीच का एक क्वेश्चन आएगा आप में, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच का एक क्वेश्चन आएगा। जैसे लिखा है, द टीचर सेड टू मी योर ड्यूटी इज टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, टीचर ने कहा मुझसे कि आपकी ड्यूटी है कि अपने पेरेंट्स की जो है टेक केयर करिए, जिम्मेदारी लीजिए, संभालिए उनको, ठीक है, उनकी देखभाल करिए। तो टीचर टोल्ड मी, बेटा सेड टू बदलता है टोल्ड में, टोल्ड मी दैट इट वॉज, अब देखिए यहाँ पे मतलब ये पूरा टेंस ही बदलेगा, इट वॉज माई ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स, ठीक है। नरेशन बेटा आपको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, एसकेएम स्टडी वाले चैनल पे पढ़ाए हैं, अगर वहां नहीं आप जा सकते हैं तो हम लोग जो है फिर से नरेशन आपको यहाँ पढ़ाना पड़ेगा, पूरा इसका बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीजें याद करिएगा, जैसे सेट टू को टोल्ड में बदला जाता है, ठीक है, मी है तो मी का मी ही रह गया। यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में दैट आ जाता है, ये इन्वर्टेड और सिंगल इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड हट जाता है, और क्या आ जाता है, दैट आ जाता है। देखिएगा, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बदलने के लिए आएगा, जैसे द किंग शॉट द लायन, किंग ने जो है लायन को मार डाला। तो ये कैसे बनेगा, इसमें तो ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाएगा द लायन, फिर ये टेंस नहीं बदलता है, पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा वाज। शॉट यहाँ पे बाई आ जाता है, प्लस जो है जो सब्जेक्ट होता है वो लास्ट में ऑब्जेक्ट बन जाता है, बाय द किंग ऐसे बनता है, ठीक है। अब देखिए पंक्चुएशन आता है आप में, पंक्चुएशन आएगा एक नंबर का, ठीक है, फिक्स रहता है पंक्चुएशन आएगा। देखते हैं पंक्चुएशन के बारे में। पंक्चुएशन है बेटा, राकेश सेड टू श्याम आर वी स्टिल अवे फ्रॉम द सिटी, तो भैया राकेश सेड टू श्याम ऐसे करिएगा, कामा डबल इन्वर्टेड कामा, क्योंकि ये देखिए ये सेड टू टोल्ड टू ये एक प्रकार का नरेशन हो गया, ठीक है, तो नरेशन में आप इसका यूज करते हैं ना, तो आपको पंक्चुएशन पढ़ना पड़ेगा। देखिए किसी ने कोई बात कही, अगर कोई बात कोई कहता है दूसरे की बात बताता है तो उसको इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड कामा में करके बताते हैं, ठीक है, इस हिसाब से इसको पंक्चुएट कर देंगे। तो जो उसने कहा था उसको देखो पंक्चुएट कर दिया है। चलिए आगे आइएगा, ट्रांसलेशन करने के दिएगा, हिंदी देगा और हिंदी को आपको इंग्लिश में बदलने के लिए कहेगा। जैसे मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था, गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी थी, गाड़ी में भीड़ नहीं थी, इसलिए हम लोग आसानी से बैठ गए, गाड़ी समय से चल दी। टोटल बेटा ट्रांसलेशन है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, बड़ा ही सिंपल दिया है, प्रेजेंट और पास्ट में ही दिया है। आई वॉन्टेड टू गो टू लखनऊ ऑन संडे, ठीक है, विद माई पेरेंट्स, ये पहले का बन गया। द ट्रेन वॉज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1, कितना इजी सा है। देयर देयर वॉज नो क्राउड इन द ट्रेन, ट्रेन में कोई क्राउड नहीं था। देयरफॉर वी वर इजिली सीटेड, जिससे हम आसानी से बैठ सकते थे। द फ्रॉम डिपार्टेड द फ्रॉम डिपार्टेड एट राइट टाइम, ठीक है, जो कि बड़े ही राइट टाइम पे जो है फ्रॉम क्या हो गए, डिपार्टेड हो गए। अब लिटरेचर में देखिएगा बेटा, अगला सेक्शन है आपका लिटरेचर, ठीक है, हाँ लिटरेचर देखिए, अरे ठीक है, हाँ लिटरेचर में आइएगा। देखिए लिटरेचर में बहुत सारा क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो ने किस चीज के लिए जो है लेंचो एंग्री हो गया था भाई, कौन सी बात थी जिससे लेंचो एंग्री हो गया था। तो उसका सिर्फ एक रीजन है ना, देखो पैसे जो आए थे, ये लेंचो वाला चैप्टर है जो बारिश वाला था, पैंतुस उसकी फसल बर्बाद हो गई थी वो वाला है। ऑन सीइंग दैट ही हैड ओनली रिसीव्ड 70 पैसों, उसको कितने पैसों मिले थे, 70 पैसों मिले थे, जिससे वो नाराज हो गया था कि ही थॉट, उसने सोचा कि जो एम्प्लॉइज है ना पोस्ट ऑफिस के, उन्होंने चुरा लिए हैं उसके पैसे, जो बचे हुए पैसे थे वो चुरा लिए हैं, ठीक है, इसलिए वो क्या हो गया था, एंग्री हो गया था। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हु अकॉर्डिंग टू मैंडेला इज नॉट फ्री, मैंडेला के अकॉर्डिंग कौन से वो लोग हैं जो फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। नेल्सन मंडेला डज नॉट थिंक दैट द ऑप्रेस और इज फ्री, नेल्सन मंडेला सोचते हैं कि वो ऐसे लोग हैं जो ऑप्रेस नहीं है या स्वतंत्र नहीं है, ठीक है, कौन से हैं, बिकॉज इन हिज ओपिनियन, उनके ओपिनियन से मतलब उनकी राय में, एन ऑपरेसर इज अ विक्टिम, जो दूसरे को ऑपरेट मतलब ऑपरेस करता है, दबाता है, कुचलता है, परेशान करता है और घृणा करता है, एंड इज बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस, जो है
प्रिजुडाइस के जो है, जैसे बार बार मतलब होता है बेटा जेल, ठीक है। प्रिजुडाइस मतलब होता है कि पहले से ही आप किसी चीज की धारणा बना लीजिए, ठीक है। जो आप प्रेशर होता है विक्टिम ऑफ हेट्रेड, ठीक है, पहले से हेट्रेड का विक्टिम हो, ठीक है। बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस हो जाता है, नैरो माइंडेडनेस होती है, ठीक है। ये कैसी माइंडनेस होती है, मतलब अगर कहीं जो है आप पूर्वाग्रहित हो जाते हैं तो ये क्या बात होती है, ये नैरो माइंडनेस मतलब संकीर्ण बात होती है। नेल्सन मंडेला कहते हैं कैसी बात है, संकीर्ण बात है। मंडेला थिंक्स, वो कहते हैं both the oppressor and the oppressed are robbed of their humanity and peace। मतलब जो ऑपरेशर है वो भी और जो ऑपरेस्ड है वो भी, दोनों को जो है अपनी ह्यूमैनिटी और जो अपनी पीस है उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए रॉब्ड ऑफ देयर पीस, मतलब वो दोनों जो है शांति की राह पे अगर चलें, ठीक है, रॉब्ड देयर पीस में रहें, शांति से रहें, तो चीजों को जो है निकाला जा सकता है। मतलब प्रिजुडाइज नहीं होना है आपको, ठीक है, पूर्वाग्रहित नहीं होना है। इनका कहने का मतलब ये है कि पूर्वाग्रह जो है खराब चीज होती है, और वाकई में जो है अगर हम पूर्वाग्रहित हो जाते हैं तो खराब बात होती है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज एन्ना फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंडमदर इन हर डायरी। तो भैया ये वाला क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, शुरू में आया था, लेकिन फिर से इसको कर लेते हैं। देखिए, एन्ना एन्ना रिस्पेक्ट्स हर फादर एंड क्लेम्ड हिम टू बी द मोस्ट एडोरेबल फादर इन द वर्ल्ड। पढ़े थे ना अभी हम लोग पैसेज में कि अन्ना सोचती है कि उसके पिता है ना वो दुनिया में सबसे अच्छे पापा है, ठीक है। इसी स्टोरी का वहां पे पैसेज में डाल दिया गया था, ठीक है। सी लव्ड एंड मिस्ड हर ग्रैंड मदर, वह अपने ग्रैंड मदर को जो है, दादी माँ को भी जो है बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, उनको मिस करती है। मच आफ्टर हर डेथ इन 1900, जो उनकी 1992 में उनकी मौत हो गई थी उसके बाद से वो उनके अपने दादी को भी बहुत ज्यादा मिस करती है। मिसेस केपरस मिसेस कैपरस वाज द हेड मिस्ट्रेस ऑफ हर मॉन्टेंसरी स्कूल। तो भैया एक मॉन्टेसरी स्कूल थी, वहां पे मिस्टर कैपरेस थी, मिसेस कैपरेस थी, वो जो है मिस्ट्रेस थी, हेड मिस्ट्रेस थी वहां की, ठीक है, स्कूल। एंड हर टीचर एज वेल इन द 6th स्टैंडर्ड क्लास, जो कि उनकी टीचर भी थी 6th स्टैंडर्ड क्लास की जो है, वहां पे कहाँ की भैया, मॉन्टेंसरी स्कूल थी उसकी कोई, ठीक है। अब देखिएगा, व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर सी गो इनटू द बस। वल्ली ने क्या किया, जैसे वो जो है आ, बस के पीछे, देखिए व्हाट डिड वल्ली डू, वल्ली ने क्या किया, आफ्टर के बाद, सी गो इनटू द बस, जब वो बस में गई उसके बाद उसने क्या किया, आफ्टर गेटिंग इनटू द बस वल्ली वॉक क्विकली, वल्ली ने क्या किया, बड़ी तेजी से चढ़ी। एन एम्प्टी सीट, वहां पे एक खाली सीट थी, वहां पे वो बैठ गई। सी लुक्ड एट एवरीथिंग वेरी थ्रोली, उसने सब चीज को बड़े ही जो है थ्रोली देखा। When she looked outside, जैसे उसने आउटसाइड देखा, she found her view cut off by the canvas blind, उसने बाहर देखा कि जो है उसने पाया कि बाहर में कैनवास ब्लाइंड है, उसे जो है सारी चीजें कवर्ड कर रखी हैं। द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, जो है लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, जो विंडो के नीचे से उसने देखा। सो सी स्टूड अपॉन द सीट, वो सीट पे जो है खड़ी हो गई, और पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और ब्लाइंड को जो है पियर पियर मतलब होता है बेटा देखना, झांकने लगी, ठीक है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन द 60 वर्ड्स, आपको 60 वर्ड्स में इनके आंसर देने हैं, ठीक है। व्हाट डिड किसा गौतमी लर्न अबाउट डेथ, किसा गौतमी ने डेथ के बारे में क्या सीखा। किसा गौतमी रियलाइज दैट कि मोर्टल लाइफ जो होती है ना, नॉर्मल प्रोसेस होती है। मोर्टल लाइफ और डेथ क्या होती है, नॉर्मल प्रोसेस, तो जो भी जीवित है मरेगा। शी लर्न फ्रॉम हर एक्सपीरियंस दैट ह्यूमन लाइफ आर लाइक लाइट्स एंड डेथ इज कॉमन टू ऑल, कि मतलब जो डेथ है और जो लाइफ है ये सब के लिए क्या है, कॉमन है। हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वल्ली, जो बस कंडक्टर था उसने वल्ली को कैसे रिसीव किया। द कंडक्टर कॉल्ड वल्ली एज मैडम, वल्ली को उसने मैडम कहा। बिकॉज ऑफ हर रॉयल बिहेवियर, क्योंकि जैसा उसका रॉयल बिहेवियर था, अच्छा व्यवहार था। व्हेन द कंडक्टर ऑफर्ड हेल्प टू राइड द बस, और उसने कहा कि उन्होंने ऑफर किया, कंडक्टर ने कहा मैं आपको बस चढ़ा दूं। वल्ली रिफ्यूज, वल्ली ने मना किया टेक हिज हेल्प, उसकी हेल्प लेने से। द बस कंडक्टर जो किंगली सेड डोंट बी एंग्री विद मी, उसने जो है मजाक करते हुए कहा मेरे से गुस्सा मत होइए। फाइन मैडम, एवरीवन मूव असाइड, प्लीज मेक अ वे फॉर मैडम, उसने कहा कि सब लोग बगल हो जाइए, मैडम को जाने दीजिए। हाउ हैज द पोएट ऑब्जर्व नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, तो कह रहा भैया डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है उसमें जो है पोएट ने कैसे जो है ऑब्जर्व किया है, किसको, नेचर को। तो देखिएगा, द पोएट हैज ऑब्जर्व नेचर एज अ पॉजिटिव मीडियम ऑफ चेंज, जो पोएट है उन्होंने कहा है कि भैया जो नेचर है ना वो पॉजिटिव मीडियम ऑफ चेंज है, ठीक है, प्रकृति का सकारात्मक बदलाव होता है। द पोएट हैड बीन इन पेंसिव मूड इन द पोएम, पेंसिव मतलब होता है आराम, मतलब रिलीफ देने वाला है।
मूड में है इस पोएम से, मतलब वो समझाते हैं कि जो प्रकृति होती है वो रिलीफ देने वाली चीज होती है। बट व्हेन द वे ऑफ अ क्रो सेक्स स्नो डस्ट ऑफ, जैसे पेंसिव मतलब होता है बेटा जैसे होता है ना आप टेंशन वेंशन में रहते हो कभी, ये वाला। तो बट व्हेन द वे क्रोस ने रास्ते में क्या हुआ कि एक कौवा था, उसने क्या किया, स्नो डस्ट, स्नो मतलब बर्फ की जो डस्ट थी, बर्फ का वो था, उसको उसने गिरा दिया। फिर क्या हुआ, इट चेंज हिज मूड, जिससे उनका मूड बदल गया। नेचर गेव हिम द इंस्पायरेशन टू बिहेव इन अ पॉजिटिव मैनर, तो नेचर ने उनको एक जो है पॉजिटिव मूड दिया कि बिहेव कैसे करिए, पॉजिटिव मैनर में। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, जैसा कि आपको कोई 4 लाइन की पोएम जो है आपको लिखनी है, जैसे कि आपके सिलेबस में दिया गया है। डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर में लाइन दिया गया है उसको कॉपी नहीं करना है, कुछ नया लिखना है। तो पोएम आपको एक लिखनी होती है 4 लाइन में। देखिए, सम से द वर्ल्ड will end in fire, some say in ice. From what I have tested of desire, I hold with those who favor fire. ठीक है, तो ऐसा पोएम आपको एक जो आपकी एक किताब में होगी उसको लिख के वहां बताना पड़ेगा। ठीक है, राइट अ सेंट्रल आइडिया, आपको एक सेंट्रल आइडिया भी लिखना होगा बेटा, 40 से 50 वर्ड का, ये आएगा पेपर में। जैसे अ टाइगर इन द जू, तो ये टाइगर इन द जू का सेंट्रल आइडिया आप लिख सकते हैं, या डस्ट ऑफ स्नो का लिख सकते हैं, जो आपको पसंद आए। तो आई थिंक जो है आप किसी का भी लिख सकते हैं। देखिए द ट्रीज का भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे सेंट्रल आइडिया आपके सारे चैप्टर्स के दे दिए गए हैं। ठीक है, तो राइट सेंट्रल आइडिया आप चाहे टाइगर इन द जू का लिखिए, चाहे द ट्रीज का लिखिए, चाहे किसी का भी लिखिए। तो द ट्रीज वाला ही लिख लेते हैं। ठीक है, द ट्रीज वाला भी हमने पढ़ा है, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखिएगा, द ट्रीज, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द ट्रीज, जो द ट्रीज है सेंट्रल आइडिया, उसका पोएम जो पोएट है वो है एड्रियन रिच, इज अबाउट टू कमिंग आउट ऑफ वुमेन फ्रॉम द सेफ स्पेस ऑफ देयर होम। तो उन्होंने वुमेन के बारे में बताया कि कौन सा सेफ स्पेस है उनके घर पे, वुमेन के लिए कौन सा सेफ स्पेस है। और इसका लेकिन पोएम का नाम क्या है, द ट्रीज नाम है। ठीक है, देखिएगा, एज द टाइटल सजेस्ट, सॉरी, जैसा कि टाइटल सजेस्ट करता है, द पोएम इज अबाउट ट्रीज, कि पोएम किसके बारे में है, पेड़ों के बारे में है। इट एक्सप्रेसेस हाउ ह्यूमन हैव डिस्ट्रॉयड डिस्ट्रॉयड होना चाहिए बेटा, डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट एंड कट डाउन ट्रीज फॉर सेल्फिश पर्पज। इसमें बताया गया है कैसे जो है लोग जो है अपने सेल्फिश पर्पज के लिए फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कट डाउन कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ह्यूमन हैव मेड confined to the four walls of their houses to fulfill their needs। तो ह्यूमन जो है इतने ज्यादा वो हो गए ना कि टी को जो है काट काट के जो है अपने दीवार, 4 दीवार बना रहे हैं घर की, 4 जो पिलर लगते हैं ना उसके लिए काट के ले जा रहे हैं। द पोएटेस सेज दैट, पोएटेस कवित्री कहती है कि द ट्रीज लिव इन द फॉरेस्ट, जो ट्री जो है जंगल में रहते हैं, सो कीपिंग देम इनसाइड द होम, उनको घर पे ले आना एक क्राइम है। ठीक है, पेड़ पौधों को घर पे ले आना भी क्या है, क्राइम है। द पोएम कन्वेज द मैसेज, पोएम जो है ये मैसेज देती है कि दैट एवरीवन हैज डीप डिजायर फॉर फ्रीडम, कि सबकी इच्छा होती है कि हम जो है स्वतंत्र रहें। वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ नेचर, हमको नेचर का रूल फॉलो करना चाहिए। शुड नॉट ट्राई टू ओवर रूल इट, कभी भी इसको जो है ओवर रूल नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 और 30। ठीक है, 29 नंबर देखिएगा, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग, बेटा 2 प्रश्न होंगे उनमें से एक को आपको आंसर देना होगा। तो ये लिखा है, हाउ मेनी रुपीज डिड हरि सिंह फाइंड व्हेन ही काउंटेड द नोट्स, हरि सिंह ने जब नोट गिना तो कितने रुपए उसने पाए थे, 600 रुपए पाए थे। व्हाट डिड ग्रिफिन थ्रो द ऑफ सडनली। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग ए वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ए वाला करते हैं, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी रुपीज हरि सिंह फाउंड व्हेन ही काउंटेड द नोट्स। देखिएगा, अनिल सिंह, अनिल साइड इन स्लीप एंड हरि सिंह स्टार्टेड एंड क्विकली लेफ्ट द रूम। जो अनिल था वो नींद में था और हरि सिंह ने क्या किया, जल्दी से रूम छोड़ दिया। वेन द नरेटर हरि सिंह, जो नरेटर हरि सिंह थे, केम ऑन द रोड, जैसे वो रोड पे आए, ही काउंटेड द नोट्स, उन्होंने रुपयों को गिनना शुरू किया। विच वाज 100 600 रुपीज, लगभग वो 600 रुपए थे। 50 रुपीज denomination, with that money he could live like a rich Arab for a week or two। जैसे उन्होंने ये सोचा कि मैं एक बहुत बड़ा रिच अरब हूँ, जैसे अरब लोग सोचते हैं, अरब लोग होते हैं ना, वो रिच होते कितने, तो ऐसे उन्होंने अपने आप को एक अरब जैसा समझा कि मैं 1-2 हफ्ते के लिए तो अभी एक अरब बन गया हूँ। ठीक है,
देखिएगा, व्हाट डिड ग्रिफिन थ्रो ऑफ सडनली, ग्रिफिन ने क्या किया, थ्रो ऑफ सडनली क्या फेंक दिया भैया, तो ग्रिफिन वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग अ हैंड इन द, जो ग्रिफिन था ना वो मतलब सस्पेक्ट था, किसका सस्पेक्ट था, बर्गलरी का, चोरी वगैरह का, ठीक है, क्लर्जी मैन का मतलब चोरी डकैती का क्या था, 420 का ये मतलब कि सस्पेक्ट था। व्हेन मिसेस हाल क्वेश्चन हिम अबाउट द स्ट्रेंज हैपनिंग, जैसे ही मिसेस हाल ने इसके जो है स्ट्रेंज हैपनिंग क्वेश्चन, जो अभी अभी घटनाएं हो रही थी अजीब से, उसके बारे में क्वेश्चन करना शुरू किया, ही थ्रू ऑफ द बैंडेज, उसने बैंडेज जो है फेंक दिया, चश्मे फेंक दिए, विस्कर्स फेंक दिए, और फाल्स नोज, अपनी जो झूठी नाक बनाई थी उसको भी फेंक दिया, ठीक है, तो कुछ कर रहा होगा, ठीक है, कलाकार आदमी था ना वो। चलिए देखिएगा, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन 60 वर्ड, आपको 60 वर्ड में इनका आंसर देना है। जैसे व्हाई डिड द थीफ मेक फ्रेंड विद अनिल, थीफ जो है अनिल का दोस्त क्यों बनना चाहता था, क्योंकि वो अनिल से इसलिए दोस्ती करना चाहता था, ही वांटेड टू हैव एन एक्वाइटेंस विद हिम टू मेक हिम हिज नेक्स्ट विक्टिम, क्योंकि वो अनिल को लूटना चाहता था, ठीक है, उसका नेक्स्ट विक्टिम बनाना चाहता था। मोर एवर, इसके बावजूद ही नीडेड अ प्लेस टू लिव, उसको एक प्लेस भी चाहिए था रहने के लिए। ही स्टार्टेड टू वर्क फॉर अनिल, उसने अनिल के लिए काम करना शुरू किया, ठीक है, क्रेजुलस पर्सन, जो कि एक चापलूस था वो, ठीक है, उसने अनिल के लिए काम करना शुरू किया। वाज ग्रिफिन अ लॉलेस पर्सन, क्या ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था, आपका ओपिनियन क्या है। देखिए, यस, हम ये कह सकते हैं ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था। ही डिड नॉट फॉलो द लॉ एंड ऑर्डर, वो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानता था। ही थॉट हैविंग हिज रिवेंज बाय सेटिंग आउट फायर इन हिज लैंडलॉर्ड्स प्रॉपर्टी, उसने अपने जो है बदले लेने के लिए अपने लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी को जला दिया। ही डिड नॉट बिलीव इन ऑब्जर्विंग लॉ, वह लॉ मानने वाला नहीं था। ही रॉब्ड द शॉपकीपर ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, उसने एक शॉपकीपर जितना मनी पाया लूट लिया, ठीक है, तो बदमाश आदमी था ग्रिफिन, हाँ, ग्रिफिन बदमाश आदमी था, ग्रिफिन तो नहीं बनना है किसी को, ठीक है। चलिए, पढ़ते रहिए बच्चों, ठीक है, मन लगा के कंप्लीट करते रहिए सिलेबस, और जो है ऐसे ही डेली पेपर लगाते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। गुड बाय, गुड नाइट, थैंक यू।